हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। क्लास 10th का 2023 का जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का, वो हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हम अपने क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर। कि प्लांट ऐसे कौन से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिससे कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देता है। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल, सॉरी, एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में ऐसा होता है कि या तो मेल प्लांट या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, या तो मेल ही होगा वो फ्लावर, उसमें मेल पार्ट होगा, या उसमें फीमेल पार्ट होगा यूनि में। बाइसेक्सुअल में ऐसा होता है कि मेल पार्ट भी उसी फ्लावर में होगा, फीमेल पार्ट भी उसी फ्लावर में होगा। मतलब अब मेल पार्ट फ्लावर्स में क्या होता है, फीमेल क्या होता है, मेल होता है आपका स्टेमिन, फीमेल होता है आपका पिस्टिल। तो इट्स मीन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें स्टेमिन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें या तो स्टेमिन ही प्रेजेंट रहेगा उनके फ्लावर्स में, या उनके फ्लावर्स में पिस्टिल ही प्रेजेंट रहेगा, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। पहला ऑप्शन आपका मस्टर्ड एंड पपाया। मस्टर्ड जो आपका होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। पपाया क्या है आपका, पपाया आपका यूनिसेक्सुअल है, इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा प्लांट में। हिबिस्कस ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये भी आपका क्या, इसमें भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। वाटरमेलन में आपका होता है, वाटरमेलन भी यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसमें मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट अलग होता है इस प्लांट पे। ये फिर गलत हो जाएगा। तो इट्स मीन वाटरमेलन पपाया की अगर हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये यूनिसेक्सुअल है, तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि वाटरमेलन पपाया में कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट ही होगा। When an bearing sperm fertilize the egg, the resulting zygote has the following combination of chromosomes। देखिए क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 40 कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, टोटल आप कर दोगे तो कितने जाएंगे आपके, 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। पेयर आपके 23 है। अब वो कह रहे हैं लेकिन इसमें एक पेयर जो होता है आपका वो अलग होता है, मेल में लगता है फीमेल में अलग होता है। 44 क्रोमोसोम, या मैं ये कहूं या तो 44 क्रोमोसोम, या मैं कहूं 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑल ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, चाहे वो मेल में हो फीमेल में हो, सेम होते हैं, लेकिन एक पेयर होता है वो अलग अलग हो जाता है। मेल में आपका होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल में आपका होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। जब इनका फ्यूजन होगा, अब वो कह रहा है एक्स बेयरिंग स्पर्म है, एक्स बेयरिंग स्पर्म आ रहा है तो इसका मतलब फ्यूजन हो रहा है अगर एक्स वाई का, तो क्रोमोसोम क्या है, इसका एक्स हो गया, इसका भी एक्स हो गया, एक्स एक्स बन गया। एक्स एक्स बन रहा है तो इसमें ये क्या है, फीमेल जाइगोट है, फीमेल का फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर एक्स वाई, इसका वाई और फीमेल का एक्स, अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स फर्टिलाइज फ्यूजन हुआ होता तो यहाँ पे मेल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक्स एक्स की फॉर्मेशन हुई तो इट्स मीन ये क्या होगा, फीमेल। ठीक है, अब कह रहे कॉम्बिनेशन क्या होगा क्रोमोसोम को, तो देखिए हमने कहा पेयर की बात कर रहा था तो हम 22 ले सकते थे, लेकिन उसमें टोटल क्रोमोसोम्स के हैं। तो अगर क्रोमोसोम्स की बात है तो हमारे इसमें क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक पेयर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो पेयर हमारा आ जाएगा एक्स एक्स, क्योंकि एक्स की फॉर्मेशन हो रही है फर्टिलाइजेशन के बाद, स्पर्म के एक्स की फॉर्मेशन हो रही है, और साथ में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे हमारे 44। तो 44 प्लस एक्स एक्स, क्योंकि 46 में एक पेयर तो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, जो मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स है, और 44 बाकी सब सेम है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। An object is placed in front of convex mirror at infinity according to the sign Cartesian sign convention.
The sign of focal length and the sign of the distance, image distance in this case are respectively. साइन कन्वेंशन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स के लिए हो जाता है, कॉन्केव के लिए हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, कॉन्केव की बात करें तो इसका इधर की ओर होता है। अब देखिए साइन कन्वेंशन हमारा ये कहता है, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, मिरर पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जाएगी ऐसे। अब हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितनी चीजें हैं, जिस साइड आपकी इंसिडेंट रे जा रही है उसके डायरेक्शन में जितनी चीजें होंगी वो हो जाएंगी आपकी पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम देखें तो उसका हो जाता है नेगेटिव। तो इट्स मीन इंसिडेंट रे हमारी आती है इधर, तो यहाँ का जो मिरर के बाद इधर का जो पोर्शन है आपका वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और इधर का जो है आपका वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इट्स मीन अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या, तो कॉन्वेक्स मिरर की बनती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो अगर इंसिडेंट रे आपकी यहां से आ रही है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज यहां फॉर्म होती है, तो किसी भी मिरर की फोकल लेंथ कहाँ होगी। अब इसकी हमें पूछा है फोकल लेंथ एंड इमेज, इमेज आपकी यहाँ फॉर्म होती तो इट्स मीन इमेज क्या है आपकी, वी तो आपकी पॉजिटिव है। बात करते हैं फोकल लेंथ की, एफ कितनी है, तो एफ भी आपकी कहाँ होगी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपकी फोकल लेंथ कहाँ होती है, इस साइड होती है, जिस साइड आपकी इमेज बन रही होती है वही फोकल लेंथ होती है, ठीक है। जहां इमेज फॉर्म होगी वही फोकल लेंथ बने, तो इमेज आपकी यहाँ फॉर्म हुई तो फोकल लेंथ भी आपकी यही होगी, तो फोकल लेंथ भी आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कॉन्केव मिरर सब क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि फोकल लेंथ भी आपकी यहाँ बनती है, इमेज भी आपकी यही फॉर्म होती है, एंड ऑब्जेक्ट भी आपका इधर होता है, तो सारी चीजें क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है फॉर कॉन्केव मिरर। For verifying Ohm's law, we design an electric circuit diagram in which we show the arrangement of different circuits components. We find that with respect to the resistor, the ammeter is connected in parallel and the voltmeter in series. जब आप सीरीज एंड कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां आप एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत डीप नहीं आया, बहुत ऊपर से आई ये चीजें, अब इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरा पूछ रहा अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, इज अ करेक्ट आंसर। अगला पूछ रहा है कनेक्टेड इन सीरीज, गलत, पैरेलल गलत। देखिए अमीटर का यूज होता है आपका आई, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर यूज होता है आपका वी मेजर करने के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में आई आपकी सबकी सेम रहती है, तो ये किसको मेजर करता है, आई को। वोल्ट मीटर में क्या होता है, आई डिफरेंट रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहता है, तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। सीरीज और करंट को मेजर करने के लिए हम ए मीटर का यूज करते हैं, तो सीरीज में हम लगाते हैं ए मीटर, पैरेलल में हम लगाते हैं वोल्ट मीटर, क्योंकि पैरेलल में आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी, आई अलग अलग हो जाती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज में आपकी आई सेम रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Near resistive circuit, if the current is increased to 2 times, the percentage change in the amount of heat dissipated in circuits would be, इसमें आप हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो करंट 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो H के आगे आप लगा दीजिए 2 आई स्क्वायर आर टी। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाता है 4 आई स्क्वायर आर टी। अब आपको, ये तो आपकी होगी एच डैश की, ये आपकी होगी एच, वो कह रहा है रेसिस्टिव करंट इज इंक्रीज, पहले आपकी इतनी थी, इंक्रीज करने के बाद आपकी इतनी हो गई, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 4 आई स्क्वायर आर टी, ऐसा आप माइनस कर दीजिए आई स्क्वायर आर टी, ये आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए सारे, आप ओके ऐसे। तो आप ले लीजिए एच डैश
अपॉन एच ले लीजिए, ये हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सिंपली कर दीजिए इसको। आप 4i² RT में से अगर i² t हटाते हैं कैसे कर लीजिए, मैं अगर आप i² RT कैंसिल करते हैं तो आपका बचता कितना है, 3i² RT बचता है, ठीक है। अब i² RT आपका क्या है, h, तो i² RT की जगह क्या रख सकते हैं हम, 3h रख लीजिए। अब 3h को हमें परसेंटेज निकालनी है, i² RT की जगह हमने h रख लिया है, आपका ऑप्शन आंसर कितना हो गया, h हो गया। अब यहाँ पे भी h रख सकते हैं, इसकी जगह पे h रख सकते हैं, i² RT को 3h इंटू 100 कर लीजिए अपॉन h, ठीक है, इससे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपका जाएगा 300%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसमें आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे h वाली जिसमें पहले इंक्रीज करने का आपका इतना आएगा, उससे आप माइनस कर देंगे, फिर आप उसको इंटू, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने तो आप इंटू 1 दे देंगे, बस इंटू कर लिया, आंसर आ गया। A positron enters a uniform magnetic field at right angles to it, so shown the direction of force experienced by the positron will be according to the Fleming's law। फ्लेमिंग लॉ क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूलर जब आप लगाओगे तो ऐसा होता है कुछ, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, यही तो बोलता है। ये जो आपका थंब है, लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि जो थंब है आपका वो फोर्स के डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो आपकी ये फिंगर है, फोर्थ फिंगर, ये दिखा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मिडिल फिंगर है वो दिखा रही है आपकी करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जा रही है इधर को, ये आपका पॉजिट्रॉन है, तो कह रहा है कि फोर्स कहाँ को लगेगा, फोर्स कहाँ को लगेगा। अब ये पॉजिट्रॉन है तो ये आपका करंट है, करंट आपका ऊपर क्यों जा रहा है इसमें, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके अगर आप, ये आपका करंट हो गया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दिख रहा है, ये पोर्शन, फिर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये है फोर्स, हमारा थंब क्या करता है, फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर होने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, इनटू द पेज, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टू द राइट नहीं हो सकता, राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेफ्ट नहीं हो सकता, आउट द पेज मतलब आपका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए बाहर को, जो बाहर को नहीं है, एंटर क्या होगा, अंदर को जा रहा है, क्योंकि पॉजिट्रॉन आपका ये करंट दिखा रहा है, ये आपका बी शो कर रहा है, तो ए आपका, सॉरी एफ आपका क्या लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, इनटू द पेज, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पे। 17 क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजंस। फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और इसका रीजन दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेसिस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड की हम बात करें तो हमारे पास दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एक है आपका Al2O3 और एक है आपका ZnO। जो Na2O है सोडियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, तो असर्शन आपका गलत है। हाँ, मेटल ऑक्साइड, जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, तो रीजन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस केस में हम चलेंगे assertion is false and reason is true, ऑप्शन डी के लिए। आगे बढ़ते हैं, when an bacterium divides into two and the resultant two bacteria divide again, the four bacteria produced would be almost similar। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया है वो 2 में डिवाइड तो वो 2 4 में डिवाइड होते हैं, तो अगेन अगेन डिवाइड होने के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत सिर्फ कुछ परसेंट ऐसा होता है कि वो सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ वो सिमिलर नहीं होते हैं। 90 to 95 या 98% हम ये बोल सकते हैं कि वो सिमिलर होगा, 1-2% आपका ऐसा होता है कि वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं, तो उसमें प्रोड्यूस वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, टोटल सिमिलर नहीं है उसमें, ऑलमोस्ट का है, क्योंकि कहीं ना कुछ चीजें बच जाती है। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन की तरफ अगर चलें तो कह रहा है डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। डीएनए कॉपी जब होती है तो वहां पे जब एक पेरेंट डीएनए से नया डीएनए, जब पेरेंट डीएनए अलग अलग डॉटर डीएनए में कन्वर्ट होती रहता है, तो वहां पे कुछ स्मॉल इनएक्यूरेसीज आ जाती है, टोटल सिमिलर नहीं होता, कुछ ना कुछ इनएक्यूरेंसी आ जाती है। तो ये स्टेट जो आपका रीजन है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कह रहा है बैक्टीरिया प्रोड्यूस वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, तो कुछ और उसको डीएनए कॉपिंग वाला जो ये आपका पोर्शन है, ये लाइन जो है, ये सेंटेंस है, उसको पूरा कर दे, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, स्मॉल इनएक्यूरेंसी आ जाती है, स्मॉल इनएक्यूरेंसी आने की वजह से ही वो
ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कुछ परसेंट सिमिलर नहीं हो पाते। तो इस केस में हम चलेंगे बोथ ए एंड आर इज करेक्ट and R is the correct explanation of A. Option A is the correct answer for 18th question. 19th question आपका है a person suffering from myopia cannot see the distant object clearly. बिल्कुल राइट। मायोपिया जो फार जिसमें क्या होता है आपको दूर की चीजें दिख जाती है लेकिन नजदीक की चीजें हैं साफ नहीं दिख पाती है, सॉरी वो आपका होता है हेट्रोमायोपिया में। इसमें क्या होगा नजदीक की चीजें बिल्कुल दिखेंगी आपको, नियर की जो चीजें हैं मायोपिया में बिल्कुल साफ दिखेंगी लेकिन जो दूर की चीजें आपको वो क्लियर नहीं दिख पाती। और हेट्रोमायोपिया में आपका होता है कि आपको नजदीक की चीजें नहीं दिख पाती, दूर की चीजें आपको बिल्कुल डिस्टेंट जो चीजें हैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगी लेकिन जो नजदीक की चीजें आपको वो नहीं दिख पाएंगी। तो मायोपिया की बात करें तो क्या है अ कन्वर्जिंग लेंस। देखिए जब मायोपिया पे ना ये आपका रेटिना अगर मान लेंगे तो ये आपका रेटिना यहाँ पे आपकी इमेज बनती है, लेकिन जब मायोपिया होता है तो इमेज ना पहले बन जाती है, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे इमेज बन गई, कुछ पहले ही इमेज बन जाती है। तो इसको कम करने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या होता है इकट्ठा करने का, लेकिन हमारी इमेज तो पहले बन गई तो हमें यूज होना होता है डाइवर्जिंग लेंस। हम मायोपिया के लिए यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करने की वजह से क्या हो जाता है ये रेज को फैला देता है, जो रेज हमारी आंखों पर पड़ती है उसको डाइवर्स करके वो यहाँ पे इमेज बन जाती है, फिर रेटिना तक बन जाती है। उसको फैलाने का काम होता है, डाइवर्जिंग लेंस का काम होता है फैलाने का, डाइवर्स करने। कन्वर्जिंग लेंस का काम होता है कन्वर्स करने का। कन्वर्जिंग लेंस यूज इट्स मीन ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है आपका हेट्रोमायोपिया पे, वहां पे क्योंकि अगर ये आपका रेटिना है तो इमेज कहीं यहाँ बन जाती है, तो इस इमेज को यहाँ कन्वर्ट होकर यहाँ लेके आना होता है, तो इसके लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ती है इस पोर्शन के लिए। लेकिन अगर मायोपिया की बात करें तो वहां पे कॉन्केव लेंस का यूज होता है, उसको हम बोल देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज करके हम मायोपिया की रेमेडी बनाते हैं, मायोपिया को आई को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम लेके चलेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो जो डायरेक्शन है वहां पे दो डायरेक्शन दिख जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है डायरेक्शन को शो करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को कट कर दे रही है तो वहां पे डायरेक्शन दो अलग अलग डायरेक्शन को शो करेंगी जो नहीं हो सकता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। रीजन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस the tangent to which at any point give the direction of the field at that point, right? जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें दिखती नहीं है बस हमें ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे हम एक टेंजेंट का यूज करते हैं। टेंजेंट की वजह से हमें वो एक पॉइंट पे हमें वो डायरेक्शन शो करता है। लेकिन अगर इमेजिनरी लाइन से एक दूसरे को कट कर दे रही है तो क्या करेंगे हमें अलग अलग डायरेक्शन होंगे, हमें दो डायरेक्शन दिखने लग जाएंगे, इसलिए वहां पे टेंजेंट का यूज होता है जो डायरेक्शन को शो करता है इमेजिनरी लाइंस में। ए तो आपका सही है लेकिन आर आपका सही है, राइट है। बट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बोल रहा तो उसने उसको रीजन बताना था कि ऐसा क्यों नहीं होता है। और उसने रीजन में तो वो बोल रहा है कि टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, वो रीजन बता ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम चलेंगे बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन बी for 20th question is correct. ठीक है, तो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत जल्द इससे आगे की जो क्वेश्चन सीरीज है वो हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।